बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 अहम खबरें हैं, तीनों आप तक पहुँचाते हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो बाढ़ उखाड़ने वाला मामला है बैनुल अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन किसी और तरह, यानी पाकिस्तान के मीडिया के सुर्खेल और पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड मीडिया के लोग हैं वो तो इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि افغان तालिबान आए, सारी बाढ़ उखाड़ के लपेट कर ले गए और पाकिस्तानी फ़ौजी तालियां बजा रहे थे। ऐसे तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में इस वाक़े को रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे कुछ हुआ है और अभी तक हो रहा है। वो क्या हुआ है जो अब तक हो रहा है? मैंने कुछ अस्करी ज़राए से मालूमात इकट्ठी की हैं, कुछ ऑफिशियल चीज़ें हैं और कुछ अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट्स आई हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा मुकम्मल तौर पे कि बाढ़ के साथ एक्चुअली क्या हुआ। दूसरा मामला जो है वो एक तब्दीली का जनाजा निकाला है इमरान खान साहब के एक साथी ने, करीबी साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं। तब्दीली का उन्होंने बड़े धूमधाम से जनाजा निकाल दिया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि फरमान ने क्या फरमान जारी किया है। उसके अलावा एक और ख़बर है, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मरीम नवाज साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा मज़ेदार ट्वीट है और इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल है, मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले तो ये देखें कि ये फेंस है क्या। ये फेंस लगाई जा रही है ड्यूरेंड लाइन पे, और ड्यूरेंड लाइन जो है वो बहुत लंबी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ये पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के साथ एक लंबी तरीन सरहद है जिसको हम ड्यूरेंड लाइन कहते हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबरपख्तूनख्वा तक, यानी चित्राल के पहाड़ों से लेकर ये जाती है बलूचिस्तान के सहराओं से होती हुई मकरान तक। ये इतनी लंबी एक सरहद है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान चाइना के साथ लगता है, भारत के साथ लगता है और अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। सबसे लंबी सरहद यही है। अब इसमें जो बलूचिस्तान के साथ वाला इलाका है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा है और उधर अफ़गानिस्तान है, इस पे जो फेंस लगी है वो 97% मुकम्मल है। सिर्फ 3% ऐसा इलाका है जहाँ पे रह गई है, यानी बलूचिस्तान में 97%, 3% रह गई है। खैबरपख्तूनख्वा में 91% और 9% रह गई है, लगभग 10% आप कह लें। तो दोनों जगह पे ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। अगर आप एवरेज निकाल के देखें, कोई 6-7% बाकी रह गई है और वो भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। ये जो बाकी रह गई है इसकी कुछ वजूहात हैं, 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, या तो ये इलाका, इसके ऊपर एक तनाज़ा है दोनों मुल्कों के बीच में, यानी अफ़गानिस्तान की तरफ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि ये अफ़गानिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान की जो रियासत है उसका ये कहना है कि ये हमारा इलाका है। लेकिन ये तनाज़ा बहुत थोड़ी जगहों पे है। दूसरी वजह, इलाका बहुत मुश्किल है और वहाँ पे फेंस को लगाने में बहुत टेक्निकल मदद चाहिए। बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल है और इसलिए वहाँ देर लग जाती है और स्लो काम चलता है। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह कि ये इलाके पहली तरजीह नहीं थे। जो इलाके पहली तरजीह थे उनको पहले मुकम्मल किया गया और जो आखिरी तरजीह हैं उनको आखिर के लिए छोड़ा गया। ये 3 वजूहात हैं अगर किसी जगह के ऊपर फेंस लगने से रह गई है। नंबर 1, इलाका मुतनाज़े। नंबर 2, मुश्किल तरीन इलाका। नंबर 3, पहली तरजीह नहीं था। अब ये जो एरिया है जहाँ पे ये फटा हुआ है, ये तुर्कम बॉर्डर के ज़्यादा दूर नहीं है। उस तरफ अफ़गानी रहते हैं, इस तरफ पाकिस्तानी रहते हैं, दोनों तरफ कबायली इलाके हैं, एक जैसी ज़बान बोलते हैं। अब एक तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं अस्करी ज़राए से कि जो सामान लेकर गए थे तालिबान वो वापस आ गया है और ये सामान कोई बाढ़ उखाड़ के नहीं लेकर गए थे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बाढ़ जो है, जो लगी हुई है रिजर्वायर्स, वो सिली हुई हैं, उनको उखाड़ना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए उनको मशीनरी चाहिए। हाथों के साथ आप उसको उखाड़ भी नहीं सकते और अगर मशीनों के साथ ये उखाड़ेंगे तो उसके लिए बहुत विजुअल बनेंगे और वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, जबकि वहाँ लड़ाई भी हो सकती है। थोड़ा अर्सा पहले भी लड़ाई हुई थी और यहाँ पे मुतवातर लड़ाई होती चली जा रही है कबायली इलाकों के अंदर। जब पाकिस्तान की फ़ौज मुख्तलिफ इलाकों में ये फेंस लगाती है, पाकिस्तानी फ़ौज की शहादतें भी हुई हैं और दूसरी तरफ भी हमला करके पाक फ़ौज ने नुकसान पहुँचाया है। तो ये फेंस लगाना लोग रोकते हैं। इससे क्यों रोकते हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो कबायली लोग हैं जो अफ़गानिस्तान वाली साइड पर रहते हैं, एक तो वो मटीरियल वापस आ गया है। ये जो मटीरियल उन्होंने उठाया था वहाँ से, ये एक्चुअली उन्होंने उखाड़ा नहीं किसी चीज़ को, ये वहाँ पड़ा हुआ मटीरियल था। फ़ौज की गैर मौजूदगी में वहाँ से उठा के ले गए और जब वहाँ पे फ़ौज उस तरफ आई गश्त करती हुई, उन्होंने कहा ये क्या, तो ये नीचे से उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने आना है तो तुर्कम बॉर्डर से आएँ, और फिर वो डॉक्टर बशीर बदतमीज़ी कर रहे थे।
उन्होंने कहा जी तुरखम बॉर्डर में देखूंगा, मैं तो इधर से आऊँगा। फिर पाकिस्तानी फौजी ने कहा कि जब आओगे तो देखेंगे, उसने कहा फिर देखेंगे। ये एक वाकया हुआ है, लड़ाई नहीं हुई, आमना सामना हुआ है और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो चेन ऑफ कमांड के तहत चलती है, बिला वजह ऐसे लड़ाई वो करेंगे भी नहीं। वजूहात सुन लें आप जिस वजह से ये लगने नहीं देते फेंस को वहाँ पे कबायली लोग। नंबर एक तो ये याद रखें, ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है, पहले कई दफ़ा तसादम हो चुका है, जब से लेकर अब तक ये फेंस लग रही है, यहाँ पे हलाकतें भी हो चुकी हैं। नंबर दो, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आखिरी वाकया भी नहीं है, ये आइंदा भी इस तरह के वाकयात होंगे और उनकी वजूहात मैं आपको भी बताऊंगा। कई फौजी शहीद हो चुके हैं। नंबर तीन। नंबर चार ये है कि स्मगलिंग का मसला है, जो मेन मसला है वो स्मगलिंग का है, क्योंकि यहाँ से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है सारा, यहाँ से हमेशा से स्मगलिंग होती रही है। अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान आता रहा है और पाकिस्तान से माल अफगानिस्तान जाता रहा है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती हैं उनमें अनाज है, गंदम है, चावल है, चीनी है, अद्वियात हैं, कपास, कपड़ा, सब्जियां, मवेशी, गोश्त, ये जो आपका ब्रायलर मुर्गियां हैं ये बहुत बड़ी तादाद में, और दीगर जो ज़रूरियत की चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन उनके वहाँ पे होती नहीं इन चीज़ों की। अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें आती हैं वो भी सुन लें आप, मनशियात, असलहा, गाड़ियाँ जो गैर कानूनी है, स्पेयर पार्ट्स गैर कानूनी, पीवीसी, ये पीवीसी होता है, ये प्लास्टिक का एक मटेरियल है ख़ास किस्म का, जिसमें तारें आप अगर वायर पकड़े ना बिजली की तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है इसको पीवीसी कहते हैं। ये पीवीसी आता है वहाँ से इलीगल, तांबा वो भी वहाँ से आता है स्मगल होके, कुछ फल हैं जो वहाँ से आते हैं स्मगल होके, और दहशतगर्द भी पाकिस्तान आते हैं स्मगल होके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी आती हैं, ये चीज़ें अफगानिस्तान से आती हैं और कुछ चीज़ें पाकिस्तान से जाती हैं। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई रेवेन्यू वसूल नहीं होता हुकूमतों को। अफगानिस्तान का पूरा निज़ाम इसी स्मगलिंग के तहत इन कबायली इलाकों का हमेशा से चलता रहा है, क्योंकि वहाँ की हुकूमतों ने कभी कबायली इलाकों की जो लोग हैं उनकी तरक्की पे, उनकी तालीम पे, उनके आगे बढ़ने पे कभी तवज्जो दी ही नहीं किसी भी हुकूमत ने। तो उनका निज़ाम ऐसे ही चलता है। ये बाढ़ लगने से उनका काम बंद हो जाता है, वो स्मगलिंग बंद हो जाती है। पाकिस्तान को नुकसान ये है कि वहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, असला है, मंशियात है, इलीगल चीज़ें हैं, और यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं वो चीज़ें वहाँ मार्केट में महंगी हैं। यहाँ से अनाज वहाँ चला जाता है, यहाँ उसकी किल्लत होती है, यहाँ भी महंगा हो जाता है। पाकिस्तानियों को डबल नुकसान, एक तो उनका अनाज यहाँ से चला जाता है, ताजर महंगे दामों वहाँ बेच देते हैं, स्मगल कर देते हैं, फिर जो यहाँ पे बच जाता है उसको भी महंगे दामों बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे किल्लत हो जाती है। तो पाकिस्तान को दोहरा नुकसान होता है। एक और चीज़ जो है, हमें कस्टम ड्यूटी नहीं मिलती, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर पाती उन चीज़ों के ऊपर। तो स्मगलिंग का ये कारोबार लंबे अरसे से चल रहा है और वो इसको चलाना चाहते हैं। मकामी अफराद का रोज़गार इन्हीं चीज़ों से और स्मगलिंग से वाबस्ता है, इसके बगैर उनका मुनाफा ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ पे ये इंतहाई गैर मकबूल फ़ैसला है बॉर्डर के इलाके में कि आप फेंस लगाएं। अफगानों के नज़दीक ये इंतहाई गैर मकबूल फ़ैसला है। तालिबान की हुकूमत बिल्कुल नई हुकूमत आई है, वो खुल के इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, वो इतने मजबूत नहीं है और इतना गैर मकबूल फ़ैसला वो ले नहीं सकते। यानी अफगानों के नज़दीक एक गैर मकबूल फ़ैसला है कि ये फेंस लगे। तालिबान की हुकूमत नहीं आई है, वो इतनी जल्दी खुलकर सामने इस मामले पे नहीं आ सकते या खुलकर ये नहीं कह सकते कि ये फेंस बिल्कुल ठीक लगी है। मेरे ख्याल में उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां इसमें हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं आपको बता देता हूँ, फेंसिंग मुकम्मल होगी, हर हाल में मुकम्मल होगी, और मटीरियल भी वापस आ गया है जो गया था, और ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, इसको मुकम्मल हर हाल में होना ही होना है। पाकिस्तान ने जो क़यादत है तालिबान की, जो इस सारे मामले से रिलेटेड हैं, उनसे रब्ता किया है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं वाक़े की। और इस बारे में उन्होंने रॉयटर्स को भी कहा, यूएस न्यूज़ पे भी छपा है, बैन अल-अक़वामी मीडिया पे छपा है कि तालिबान ने कहा, तर्जुमान ने, कि हम इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। यानी इसके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया। दूसरा, ये तनाज़ा एक मौजूद है कि ये इलाका किसका है। कई जगहों पर यह प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगा। पाकिस्तान के पास तारीखी नौइयत के नक्शे और पुराना रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी बुनियाद पर यह फेंस लगाई जा रही है। अब उसके ऊपर जो है वो सिर्फ बैठ के बातचीत करने की देर है। कुछ जगहों पे तनाज़ा आएगा और कुछ जगहों पे नहीं आएगा, लेकिन ये फेंस पाकिस्तान हर कीमत पर मुकम्मल करेगा। ये रियासत पाकिस्तान का वादा है और ये मुझे भी आज यकीन दिलाया गया जिन जिन सोर्सेज से मैंने बात की है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। शाह फरमान ने कैसे जनाजा निकाला,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का, ज़रा खबर देखिए आप। गवर्नर हाउस खैबरपख्तूनख्वा और उसके अमले के खर्चे में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद का इजाफा किया गया है। ये इजाफा किन चीज़ों पे हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये वो गवर्नर हाउसेज हैं जिनकी दीवारों पे बुलडोज़र चलने थे और इनको ख़त्म किया जाना था, और गवर्नर को सिर्फ 2 कमरों का 4 कमरों का घर मिलना था जिसके अंदर उसने अपनी फैमिली के साथ रहना था और कौम की खिदमत करनी थी। लेकिन वो गवर्नर हाउस के अंदर रहते हैं जिसके अखराजात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी तफरीह तबाह के लिए, यानी अपनी इंजॉयमेंट और अम्यूज़मेंट के लिए गवर्नर साहब ने पिछले साल जो पैसे खर्च किए उसकी रकम मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नर खैबरपख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता साल अपनी तफरीह और तहाइफ पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए और इस साल भी उनका उतना ही खर्च करने का इरादा है। इन दस्तावेज़ात जो सामने आई हैं उनके मुताबिक गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के अलाउंसेस की आदाद शुमार के बगैर 4 करोड़ रुपए की रकम गवर्नर हाउस के बजट में मुख्तस की गई है। मुलाजमीन को पहले से मिलने वाले 2 दर्जन अलाउंसेस इसके अलावा हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर 10 लाख रुपए सालाना खर्चा आया था और इस साल भी मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पर 11 लाख रुपए खर्च होंगे। गुज़िश्ता साल मुलाजमीन की गाड़ियों की मुरम्मत पर 30 लाख रुपए से ज़ायद खर्चा हुआ था। मुलाजमीन की गाड़ियाँ हैं, गवर्नर साहब की नहीं है, सिर्फ मुलाजमीन की। यह भी बताया गया है कि गरीब मुल्क के मुतवसत सूबे खैबरपख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की तादाद 265 से ज़ायद है। गवर्नर साहब के मुलाजमीन, शाह फरमान साहब के 265 से ज़ायद उनके मुलाजमीन हैं, जिनमें से सिर्फ 22 के करीब नए माली भर्ती किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में या पिछले दौर के अंदर जो माली थे वो सिर्फ 8 हुआ करते थे। शाह फरमान साहब ने 30 मजीद माली भर्ती कर दिए हैं। गवर्नर खैबरपख्तूनख्वा के ज़ाती अमले में एक आया भी शामिल है। अब आया पता नहीं गवर्नर साहब के साथ क्या करती है, जबकि इमाम मस्जिद मुअज्जिन, एक वैसे गवर्नर साहब को खुद वहाँ पे नमाज पढ़ानी चाहिए, इमाम मस्जिद मुअज्जिन, एक हेड खिदमतगार, यानी खिदमतगारों का एक हेड भी है और उसके अंदर 2 खिदमतगार, 13 ड्राइवर हैं गवर्नर साहब के। आप अंदाजा कीजिए, 13 ड्राइवर्स, 17 नायब कासद हैं गवर्नर साहब के, एक स्टीवर्ड है और 14 बेयरर्स हैं, 4 गवर्नर साहब के धोबी हैं उनके कपड़े धोने के लिए, एक ब्रॉसमैन है उनका, वॉशरमैन भी है, 2 तंदूरची हैं, 3 मालशी भी हैं। यानी गवर्नर साहब थक जाएं तो मालिश वालिश भी करो उनकी तरह, और उनकी तरह सर पे चंपी करें, उनके जिस्म की मालिश करें ताकि गवर्नर साहब फ्रेश हो जाएं। गवर्नर हाउस के लिए तकरीबन 69 लाख रुपए के नए पौधे भी खरीदे गए। चलिए ये तो अच्छी बात है, पौधे लगने, लेकिन बात यह है कि गवर्नर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली का नारा और यह है तब्दीली का जनाजा। शाह फरमान वो आदमी है जो इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है। अगर शाह फरमान तब्दीली नहीं लाना चाह रहा ना तो फिर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ पुराने चल रहे थे। यानी ये गवर्नर बनने के बाद ये भूल गए कि किस लिए जद्दोजहद की थी 22 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके चेयरमैन ने। यानी वहां उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इनको मालशिए चाहिए, इनको 13 ड्राइवर्स चाहिए, इनको हर किस्म के खिदमतगार चाहिए। अपनी सारी जिंदगी में इतने मुलाजम कभी जिंदगी में रखे? उधार पैसे ले लेके तुम लोगों ने सियासत की है। गवर्नर बनने के बाद जो है वो नवाब बन गए। मेरे ख्याल में इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को लेना चाहिए। यह भी एक वजह है कि आप खैबरपख्तूनख्वा में इलेक्शन हारे हैं, यह भी एक वजह है। और अगर ये वजूहत ठीक ना की तो सारे इलेक्शन आप हारेंगे और ठीक हारेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बरकर गिन गिन कर बदले लेगा इस किस्म की हरकतों के। अब आ जाए मरियम नवाज साहब का ट्वीट में क्या फरमा रही हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, आई हर्ड यू आर अ प्लेयर। मैंने सुना है कि तुम एक खिलाड़ी हो। नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई एम द कोच, मैं तो कोच हूं। ये नवाज शरीफ साहब की फोटो लगा के कि तुम खिलाड़ी हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तो कोच हूं। ये नवाज शरीफ को वो बना रहे हैं बहुत बड़ा कोई अन्नदाता टाइप का। तो ये जो कोच है ना नवाज शरीफ साहब, इनके बारे में 3-4 चीज़ें, चंद चीज़ें मैं अर्ज कर देता हूँ। ये एक ऐसा कोच है जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना और 1 दफ़ा भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो कोच है, खिलाड़ी नहीं है। वज़ीर आज़म की जितनी अक्सरियत पाकिस्तान से आज तक फारग हुई है ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, उनमें से ज़्यादातर जमहूरियत के खिलाफ शब खून इसी कोच ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मारा है। जो ज़राए पेश किए अपनी आमदन के, वो सारे इस कोच के गलत निकले। ये वही कोच है जो अदालत में कतरी खत लेकर गया और उसको अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये एक ऐसा कोच है जो इस वक्त अपने खिलाड़ियों को अकेला मैदान में छोड़कर खुद मैदान से बाहर दूर कहीं बैठा हुआ है। यानी मैच खेलने का वक्त आया तो कोच ने बीमारी का सर्टिफिकेट पेश कर दिया और वो मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। इसी कोच की कोचिंग है जिसने खिलाड़ी से ये भी कहलवा दिया
कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शानदार कोचिंग की है इस खिलाड़ी ने, और मैच फिक्सिंग करने वाला कोच है, यानी हमेशा से एक फिक्स मैच इस कोच ने खेला है। जर्नैलों को गाड़ियां देने वाला कोच है, ये बातें किताबों में लिखी हुई हैं। जजों को खरीदने की कोशिश करने वाला कोच है, ये बातें किताबों में लिखी हुई हैं। सहाफ़ियों को नवाजने वाला कोच है, ये बातें अब किताबों में लिखी हुई हैं, जिसको ये चैलेंज नहीं कर सकते। दुनिया भर के अखबारात ने इसके खिलाफ लिखा कि ये करप्ट आदमी है, ये एक ऐसा कोच है, लेकिन ये बातें किताबों में लिखी हुई हैं, मैं नहीं कह रहा, ये किसी को भी चैलेंज नहीं करते। ऐसा कोच है कि मुल्क का वजीर आज़म और अकामे के लिए अपने बेटे की फैक्ट्री में यूएई में काम कर रहा था। यानी कैसी खौफनाक कोचिंग की है। ये सिर्फ मैच का पासा नहीं पलटता, ये कोच जो है प्लेटलेट्स का पासा भी पलट देता है। यानी जब चाहता है प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते हैं, जब चाहता है नीचे चले जाते हैं। वक्त पड़ने पर यह कोच जो है वो अपनी मुखालिफ टीम के खिलाड़ी हमदुल्ला मुहिब को भी मशवरे दे देता है। ऐसा कोच है। तो मेरे ख्याल में शानदार कोचिंग की वजह से पीएमएलएन की ये हालत हुई है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।